चलो लेट्स स्टार्ट विथ होमवर्क क्वेश्चंस चेकिंग। बताओ आज तुम। करना पड़ेगा ना उसे। है ये देखो मैंने मलयालम लिखा था वो इधर है। क्या मैम? हाँ वो भी गलत है। मैम फिर तुरंत गाना पड़ेगा। हाँ पूनम गाएगी आज। ब्रेक का इंतजाम हो गया कहीं से? चलो 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 और मैम आज बच्चे बैकग्राउंड भी सिखाएंगे। चलो फोकस करो। होमवर्क क्वेश्चंस बताओ मुझे एक सेकेंड कौन से दिए थे। 12 and 18। 12 एंड 18 सब लोग होमवर्क करके आए हो। यस मैम। मुझे प्रूफ मंगवाने की जरूरत नहीं है। नो चलो तो चेक कर लेते हैं। Ashoka Limited bought a machine on 1st April 2010 for rupees 2,40,000। ठीक है इनका ईयर कब एंड होता है। एक तो 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड बुक्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31st March। कूल। So Ashoka Limited bought a machine on 1st April 2010 for 2,40,000। So तुम्हारे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे तुमने लिखा है क्या टू बैंक 2,40,000 and spent rupees 4,000 on its carriage and 6,000 towards installation cost। तुम वापस से टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो 10,000 या फिर तुमने टू बैंक 2,50,000 लिखा होगा तो भी चलेगा। ऑन 1st जुलाई 2011 ये नेक्स्ट ईयर में आता है तो इस साल में तुम्हें पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। रेट है 15% और WDV मेथड। तो क्या तुमने 37,500 का डेप्रिसिएशन लगाया है। आई होप तुमने वर्किंग नोट भी बनाई है जहाँ पे 2,50,000 दिख रहा है और पहले साल का डेप्रिसिएशन 37,500 है। ऐसे सुंदर वर्किंग नोट बनाइए ना मैम आप फ्रेम करके। हाँ क्या भेजना मुझे देखती हूँ कितनी सुंदर बनाई है तूने। मैम मेरा गलत भी है। पहले ही साल का डेप्रिसिएशन पता नहीं कैसे अमाउंट गलत आ गया। कैसे क्या पूरे साल भर का एक तो लगाना है एंड 2,50,000 का 15%। तुमने 240 का लिया है क्या धनश्री। नहीं मैम 2,50,000 का ही लिया। 10% लिया था क्या फिर गलती से। एक मिनट चेक करती शायद वैसे ही हुआ होगा। चेक क्या डायरेक्ट दिख जाएगा 25,000 लिया है क्या। 21,500। 21,500 पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। विल डू इट वंस अगेन। ठीक नींद में सॉल्व किया है मतलब ये। इसे चेंज कर दो तुम्हारे नीचे का पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अभी ऑन 1st जुलाई 2011 इट परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 75,000 एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। सो वहां पे भी 2011 जुलाई 1st टू बैंक अकाउंट 1 लाख लिख लिया। यस मैम। Yes? Okay. On 1st January 2013, again this does not come in this year। अब मेरे पास दो मशीन है ये पहले वाली है और एक 1 लाख की है। अब तुम्हारा ये ईयर खत्म हो जाएगा सो तुमने 2012 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए सेकेंड ईयर के लिए कितना 2,50,000 माइनस 37,500 दैट इज 2,12,500 इंटू 10% सॉरी इंटू 15% मतलब 31,875 इस पे लगना चाहिए। और ये 1 लाख पे जो है 1 लाख इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 9 क्योंकि 1st जुलाई को खरीदी है दैट इज 11,250। सो क्या तुम्हारा डेप्रिसिएशन टोटल 43,125 लगाया है क्या। यस मैम। एवरीबडी गरिमा कैरन। यस मैम। यस पूनम तुम आज लेट हो हमने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी अब तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। मैम मैं आज कहीं बाहर सोई नहीं थी। देखो हमारा कोई इशू नहीं है रुको अभी मैं होमवर्क क्वेश्चन पहले चेक कर लेती हूँ वरना लिंक चली जाएगी फिर हम तुम पे आएंगे। वरना नींद चली जाएगी। अरे फ्लो चला जाएगा आयुष। आपने नींद बोला ना। लिंक लिंक अच्छा लिंक देखो इसमें बोला लिंक कैसे चाहिए। चलो नहीं 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 अभी नहीं रुको मुझे होमवर्क चेक कर लेने दो।
ऑन 1 जनवरी 2013, मतलब अभी हमारा थर्ड ईयर चालू हो गया है और थर्ड ईयर का तुम्हारा पहला दिन क्या है 2012 अप्रैल 1। अब उसी साल में ऑन 1 जनवरी 2013 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब ये पहली वाली मशीन। हाँ, सो ये पहली वाली मशीन हमने डिसाइड कर दिया कि हम सेल करेंगे एट अ लॉस ऑफ 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ये मशीन यूज की गई है कितने महीने, 9 महीने, अप्रैल से दिसंबर तक, तो तुमने उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना था, विच शुड बी 212,500 माइनस 31,875, सो विच इज 1,80,625, इसका 15% इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 20,320 आया है क्या? Yes, ma'am. ये डेप्रिसिएशन की तुमने एंट्री मारनी चाहिए बाय डेप्रिसिएशन जनवरी में, 1 जनवरी को। इधर तक पक्का क्लियर? में आगे जाऊँ? Yes, ma'am. यस, अब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, हाँ, मेरे एसेट की वैल्यू कितनी थी अभी एज ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 180,625 माइनस 20,320, मतलब 160,305। Yes, ma'am. दिस इज द वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल, और मैंने इसको सेल कितने में कर दिया है, एट अ लॉस ऑफ 20,000, मतलब इसका लॉस अगर 20,000 आ रहा है मेरा, तो मतलब मैंने इसको सेल किया है 1,40,305 में। Yes, सबका आया ये करेक्ट? yes, ma'am. सो तुमने लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट 1,40,305 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000। Yes, ma'am. यस, टिक करो ये अच्छी तरीके से, किसी को नहीं समझ रहा है कुछ तो मुझे पूछो। चलो ये सेल तो हो गया, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 40,000, मतलब अब मेरे पास और एक मशीन आई है 40,000 की। सो टू बैंक 40,000 तुमने लिख लेना चाहिए वहां पे। Yes, बस अभी इस साल को क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज करने के लिए ये जो मशीनरी M2 है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और M3 पे लगेगा। M2 पे 1 लाख माइनस 11,250, दैट इज 88,750 का 15% लगेगा, विच इज 13312, या 3 कर लो, 0.5 है, और ये 40,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, मतलब 1500। तुम्हारा बाय डेप्रिसिएशन आना चाहिए 14,813। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 4, बाकी पूनम, गरिमा, धनश्री, धनश्री का तो स्टार्टिंग से रॉन्ग हो गया। गरिमा आया है क्या? ओके, उसका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, चैट में लिखो लगा तो। पूनम, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? ओके, गरिमा का भी आया हुआ है, पूनम का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है, तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 1,13,937 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। Yes, Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन Yes, दिस ma'am. क्वेश्चन तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट है, अगर सिर्फ यस यस मत बोलो, किसी का नहीं आया हुआ है तो बिंदास पूछो। हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, वो रिजल्ट सबको मिलेगा, इसलिए अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ। 12th हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 18? yes. ओके,
ABC Limited purchased on 1st April 2006 a small plant for, ये लिखूं क्या मैं अकाउंट में या ऐसे ओरली बताऊं? हाँ अभी वाला अभी वाला ठीक था, ठीक है। ओ सॉरी 18 पढ़ना है ना। हाँ, a limited company on 1st Jan 2009, okay, they purchased a plant for 38,000 and spent 2,000 for carriage and brokerage, ठीक है। दिसंबर एवरी ईयर क्लोज होता है। शो प्लांट अकाउंट फॉर 3 years, डेप्रिसिएशन 10% लगता है WDV मेथड पे। ओके, सो 1st Jan पे तुम लिखोगे टू बैंक अकाउंट 40,000 लिख लिया। मैं मुझे पूछना था हाँ देखिए इस टर्म से रिलेटेड नहीं एग्जैक्टली हाँ बट लाइक हम लोग जो केवल मशीन है से अलग अलग बैंक करते हैं हाँ जैसे अभी 38 अलग है तो 2000 अलग है हाँ लाइक एंड ऑफ द ईयर में जब डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो फिर वो बाइफरकेट कैसे करते हैं ये इतना एक मशीनरी का ये इतना एक ये तो सारा मिक्स हुआ रहता है right? हाँ, फिर ना अकाउंटिंग करते वक्त वैसे ध्यान रखते हैं आयुष, मतलब उसको ऐसे लिंकिंग बराबर से करते हैं, नरेशन में कुछ चीज बराबर से डालते हैं, वैसे कर लेते हैं फिर। क्योंकि लेजर में एक तो कंबाइन हो जाएगा लेजर राइट, होगा सी और जो ओरिजिनल जर्नल एंट्रीज है उसमें अलग अलग बैंक आएगा। हाँ सी बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि फिर मशीनरी अकाउंट में अगर तूने 4 मशीनरी खरीदी होगी, ठीक है, तो 4 मशीनरी दिखेगा और उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे अलग अलग दिखेंगे, फिर समझेगा नहीं। अब इसको ढूंढने के ना मल्टीपल तरीके होते हैं। यूजुअली कैसे होता है कि जिस दिन पे मशीनरी ली है अराउंड उसके आसपास ही ये खर्चे होते हैं। तो तुझे लेजर में ना ये खर्चे एक साथ दिखते हैं सिमिलर डेट्स पे, एंड इट इज वेरी रेयर कि तू यू नो लाइक कंटिन्यूसली वही टाइम पे दूसरी मशीनरी भी खरीद रहा है। सो एक तो डेट्स की वजह से तुझे पता चलता है, सेकंड लेकिन अगर उसी डेट्स पे मल्टीपल मशीन्स खरीदे हुए हैं और मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे किए हुए हैं, तो उस केस में अकाउंटिंग करते वक्त कुछ तुम ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें तुम कुछ यूज करके, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, नरेशन में लिख के या फिर वो अकाउंट का मतलब नाम उस तरीके से दे के तुम वो रिलेशन लगा सकते हो। Wouldn't it be better to create a new Excel sheet or एक्सेल शीट तो साइमल्टेनियसली करते ही है, मतलब जो लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये अकाउंट्स टीम करेगी। तो अकाउंट्स टीम क्या करता है ना, उनको ये डेप्रिसिएशन का डिटेल कैलकुलेशन करना है। तो जब वो ये सब एंट्रीज भी मारते हैं तो साइमल्टेनियसली वो एक एक्सेल शीट बनाते हैं, जैसे हम कैसे बनाते हैं M1 M2 M3, वैसे वो भी बनाते हैं जिसमें सारा उसका परचेज कॉस्ट फिर एडिशनल एक्सपेंसेस जो उसमें ऐड करने हैं वो सब लिखते हैं, और वो शीट के बेसिस पे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और सॉफ्टवेयर में एंट्री मारते हैं। ओके, तो तुम एक्सेल शीट भी कर सकते हो और प्लस अकाउंटिंग करते वक्त भी सॉफ्टवेयर के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो यूज करके तुम इनको लिंक भी कर सकते हो। ये जब तुम आर्टिकलशिप में वगैरह जाओगे प्रैक्टिकली करोगे ना तो तुम्हें और समझेगा। मैम बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट और हम लोग सारा साथ में करते हैं तो हमको पता रहता है। हाँ इधर तो लाइक डायरेक्टली ईयर एंड में ही होता है। हाँ हाँ, ईयर एंड में ही होता है। वो ये है मतलब लिंक में रहती ओनली अगर कोई लिस्टेड कंपनीज वगैरह रहे तो लिस्टेड कंपनीज को एवरी क्वार्टर उनके अकाउंट्स क्लोज करके रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। हाँ तो दैट इज वाई लिस्टेड कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके केस में हम ये करते हैं कि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। चलो अब मैम नेक्स्ट। ये जो अलग मेथड रहते हैं वो कैसे भी मतलब कौन फॉर्म के लिए यूज करना है या कौन फिर से अपनी मर्जी मेथड्स? से? SLM WDV? हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी मशीन का बेनिफिट का पैटर्न कैसे है। अगर हमने पहला ही लेक्चर में डिटेल दिया था कि अगर मशीनरी का बेनिफिट का पैटर्न इक्वल होगा तो तुम SLM यूज कर सकते हो, अगर डिक्रीजिंग बेनिफिट का पैटर्न होगा तो हम WDV यूज करते हैं। हाँ भाई ये दोनों का चीज तो ठीक है पर आगे यार 6 है ना अलग अलग हाँ तो फिर तो इतनी राइट, उसमें ना और 4 मेथड्स है आगे, तो वो 4 मेथड्स तुम्हें समझेगा कि वो क्या है, जब वो समझेगा तो तुम्हें समझ जाएगा कि कौन सी मेथड कब यूज होती है। चलो अब आगे जाके क्या हुआ, ऑन 1st April 2010
पूनम का आ रहा है मैम, आपने क्वेश्चन दिया है क्या करने के लिए? ये उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या लेक्चर? नहीं मैम सुन रहे हैं मुझे। हाँ तो होमवर्क चेक कर रहा है पूनम। जैसे वो 1 मिनट के लिए मान गायब हो गई थी तो इसलिए मुझे लगा हाँ नहीं नहीं नहीं, होमवर्क चेक कर रहा है। चलो अभी क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2010, अब ये इस साल में तो है नहीं हमारा। एक तो ईयर याद रखो दिसंबर वाला है, तो पहले हमें 2009 क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 4000 आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन? बाय डेप्रिसिएशन 4000। यस, ये हो गया मेरा दिसंबर 31 को। एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देती हूँ। ये 40,000 है, पहले साल का 4000 है। ओके, अब 36,000 बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2010 इट परचेस्ड एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000। अब 1 अप्रैल 2010 मतलब सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे टू बैंक आ जाएगा 20,000। ऑन 1 अगस्त 2011, अगेन ये इस साल का नहीं है, तो मतलब मेरे पास और एक एसेट आ गई 20,000 की। अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। सिंस मेरा मेथड WDV है, 10% एंड WDV, मेरा इधर इस एसेट से रिलेटेड 3,600 आएगा। मेरा 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 9 आएगा, क्योंकि अप्रैल में खरीदा है मतलब 1500। सो तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए 5,100 का आया क्या? 2010 का बाय डेप्रिसिएशन। यस मैम। यस। गरिमा, पूनम, भूषण करेक्ट आ रहा है या गलत गया है? मैम मेरे पास बोलने के लिए भी करना चलाया मैंने। क्या क्या? सॉरी पूनम, क्या बोल रहे थे? वाह पूनम, ऐसे थोड़ी लेक्चर अटेंड करना होता है। भूषण करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है? गरिमा? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि करेक्ट आ रहा है। एक मिनट है। चलो आगे, ये हो गया मेरा 10 वाला भी। अब आगे क्या हुआ है, ऑन 1 अगस्त 11 द प्लांट परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 9, मतलब पहला वाला प्लांट इट वॉज सोल्ड फॉर 25,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी देखो, 36,000 माइनस 3,600, मतलब 32,400 इसकी वैल्यू थी। अब ये मैंने बेचा कब है? अगस्त में बेचा है, तो अगस्त तक का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। 1 अगस्त है या एंड ऑफ अगस्त है, चेक करो। 1 अगस्त है, मतलब 7 महीने का डिप्रिसिएशन तुमने लगाना चाहिए। सो 32,400 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 7, 1890 लगाया क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, सो 32,400 माइनस, मैम हाँ बोल। मैंने सिर्फ वो अभी दूसरी मशीनरी भी सेम रेट पे सेल की थी ना, तो मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन की जो रेट थी वो मैंने कंबाइन मारी है। हाँ ऐसे टैक्स रेट पे अलग अलग है। चलता है। सो पहले मैं ये मशीन का डील कर लेती हूँ। अभी 30,510 आया है, उसकी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल। अब हमने इसको बेचा कितने में है? 25,000 में। सो अगेन यहाँ पे भी हमारा लॉस हो चुका है, कितने का? 5,510 का। तो तुमने क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट 25,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5,510 लिखा है क्या? यस मैम। यस। ओके, अब और क्या बोल रहा है?
On the same date, the plant purchased on 1st April 2010, it was sold at a profit of 2800. तो सेकेंड प्लांट भी हमने बेच दिया सेम डेट पे, तो मतलब इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 7 महीने का पहले। सो वो तुम्हारा आना चाहिए 18500 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 7, दैट इज 1080 आया क्या? एक ही सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ, सो अभी मेरे वैल्यू ऑफ दैट मशीन एज ऑन द डेट ऑफ सेल कितना आएगा? 18500 माइनस 1080 मतलब 17420 की हुई, और मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ है, मैंने उसको बेचा प्रॉफिट पे है। कितने का प्रॉफिट है? 2800 का। तो ये लॉस है, तो इसका मतलब मैंने इसको बेचा हुआ है 20,220 में। तो तुम क्या लिखोगे वहां पे? बाय बैंक अकाउंट 17,420। और अगर तुमने ऐसे लिखा है कि बाय बैंक अकाउंट 20,220, तो तुम्हें डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट अकाउंट 2,800। जो भी मेथड तुमने यूज किए, एब्सोल्युटली क्लियर या यू आर स्टक समवेयर, देन प्लीज टेल मी। मतलब यस मैम नो। हाँ, समझाओगे? ओके, क्लियर, लेट्स गो अहेड देन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। खत्म हो गया मतलब इसका स्टोरी। एक सेकेंड, और कोई दो एसेट्स थी हमारे पास। अच्छा, बेच दी, जीरो हो गया, मतलब तुम्हारा अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए अभी। देयर शुड बी नो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और ये तुम्हें क्लिक होना चाहिए क्योंकि दो मशीन्स थे, अगर दोनों चले गए तो कोई बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है ही नहीं। यस, ओके, चलो, सो 18th इज ऑल्सो डन। अब ये जो अभी तक के हमने कंसेप्ट देखे हैं, SLM, WDV एंड दैट मेथड ऑफ अकाउंटिंग जहाँ पे डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। अब उससे रिलेटेड और एक सम है, वो बस हम साथ में कर लेते हैं, मेरे साथ करोगे तुम वो सम, और फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, ठीक है? मॉड्यूल पे आ जाओ। सारा होमवर्क क्वेश्चन चेक हो गया ना? कुछ बचा नहीं है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये देखो ट्रक वाला, जो जिस दिन मैं मशीन को ट्रक बुला रही थी। आज उस ट्रक वाले को मशीन वाला बनाओ। अच्छा, जस्टिस होना चाहिए क्या ये क्वेश्चन के साथ? हाँ मैम, अब मैम उस दिन आपने तो पूरा ट्रक ही बोला, अब आज के दिन मशीनरी। नहीं, वो ट्रक ही निकलेगा मेरे मुंह से। दिस क्वेश्चन एक्चुअली, ये अभी जो तुम्हारी प्रीवियस एग्जाम हुई, जो दिसंबर में, जो लाइक लास्ट नवंबर था, लास्ट नवंबर की एग्जाम कब हुई तुम्हारी? दिसंबर में। दो बार हुई, एक बार दिसंबर में और एक बार जैन में। बच्चों को ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको दिसंबर में लिखनी है तो दिसंबर में लिखो, जिसको हेल्थ इश्यूज के वजह से अगर आपको डर लग रहा है तो आप ऑप्ट आउट करके जैन में भी लिख सकते हो एग्जाम। सो दिसंबर या जैन दोनों में से कोई तो एक पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन आया था, लाइक लिटरली वैसे का वैसा, सिर्फ थोड़े फिगर्स चेंज किए थे। तो हम क्लास में मॉड्यूल इसके लिए इतने डिटेल में क्यों सॉल्व करते हैं? एक तो ऑफकोर्स की मतलब प्रैक्टिस हो जाती है, बट सेकेंड लिटरली आई हैव ऑब्जर्व कि 20 to 25 मार्क्स का पेपर ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हार्डली थोड़ा बहुत फिगर्स में चेंज इधर उधर। आइडियली तो इंस्टीट्यूट इसकी जगह पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालेगा सिमिलर, तो भी चलेगा, तुम सीए बन रहे हो, तुम्हें सब क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बट ऐसे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट रखता है। चलो पढ़ना है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस्ड 10 ट्रक्स, ठीक है, एट ₹45 lakhs ईच। एक ट्रक खरीदा है 45 लाख का, on 1st April 2016. Now on October 1st 2018,
One of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 27 lakhs is received from the insurance in full settlement. So क्या हुआ, on 1st October one of the truck it met an accident, फिर तुमने इंश्योरेंस निकाल के रखा था, so you filed the insurance claim and you got 27 lakhs from the insurance company. ठीक है. On the same date, another truck is purchased by the company for a sum of rupees 50 lakhs. Company writes off 20% on the original cost per annum. The company observes calendar year as its financial year. मतलब इनका financial year कौन सा है accounting? Jan to December, क्योंकि कैलेंडर ईयर बोला है. सो ये पढ़ते वक्त ना बिल्कुल घाई करनी नहीं है. एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन शांति से ही पढ़ो, क्योंकि अगर तुमने गलती से उत्साह में चालू कर दिया इसे सॉल्व करना और तुमने अप्रैल मार्च ले लिया, सब गलत चला जाएगा. Number two, like company use calendar year as financial year. अभी इंडिया में तो यूजुअली अप्रैल से मार्च ही यूज होता है, तो पहले तो अप्रैल मार्च बहुत फेमस था, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो अब्रॉड वाली कंपनीज होती है, फॉरेन कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर होता है मेजॉरिटी का. सो एक्चुअली हमें दोनों के हिसाब से एक तो अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ यू आर इनटू दैट लेवल या तुम ऐसा जॉब कर रहे हो कि जिसमें तुम्हें इंडिया का भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है. अब देखो क्या होता है ना, प्रैक्टिकली काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है जैसे जिनकी पेरेंट कंपनी जो होती है, मतलब जिसकी जो मेन कंपनी होती है वो अब्रॉड की है. ठीक है, हाँ हो सकता है लाइक अमेजोन, और वो लीगल स्ट्रक्चर एक बार देखना पड़ेगा. और उन्होंने ना एक कंपनी यहाँ पे सब्सिडियरी फॉर्म की, तो उस केस में वो कंपनी को इंडिया के रूल्स के हिसाब से अप्रैल से मार्च में बनाना पड़ेगा, लेकिन उनको उनकी जो मेन कंपनी है उसके साथ अकाउंटिंग मर्ज करने के लिए कंसोलिडेशन करना पड़ता है. वो तुम्हें अभी नहीं समझेगा, सीए इंटर पे तुम कंसोलिडेशन सीखोगे. तो वो उनको पेरेंट कंपनी को डेटा प्रोवाइड करते वक्त जैन टू दिसंबर का प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर तुम कोई बहुत बड़े अच्छे कंपनी में अकाउंटिंग टीम में हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा कि खुद के कंपनी का इंडिया रिपोर्टिंग के लिए तुम करो अप्रैल से मार्च, और फिर पूरा इंफॉर्मेशन जमा करो जैन टू दिसंबर का सब, और वो पेरेंट कंपनी को अब्रॉड भेजो. अभी ग्लोबलाइजेशन के वजह से पहले ऐसे होता था कि इंडियन सीएस का रोल बहुत सिर्फ इंडिया में लिमिटेड था. ग्लोबलाइजेशन के वजह से कोई भी कंपनी का कोई भी कहाँ पे भी है, मतलब कंपनीज के सब्सिडरीज है, पेरेंट है. कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनके शेयर्स जो है वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे इन्फोसिस का शेयर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है. ओके, और इन्फोसिस का जो शेयर है वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है. तो इन्फोसिस को जो डिटेल्स होते हैं वो उधर के शेयर होल्डर्स के हिसाब से भी देने पड़ते हैं. सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का अकाउंटिंग हो जाता है. इट इज़ हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग. जब तुम करोगे प्रैक्टिस में, आर्टिकलशिप करोगे, जब जॉब्स करोगे, तब तुम्हें वो सब एक्सपर्टीज आएगा. और IFRS तो डेंजर है ही, मतलब यू मस्ट नो IFRS नाउ, इंड एस IFRS. मुझे लगा क्या करेंगे, एक साल के 3 क्वार्टर देंगे, एक पिछला क्वार्टर देंगे. क्या जैन टू दिसंबर करना है बराबर, हमारे अप्रैल टू मार्च. हाँ वैसे ही करते हैं. अप्रैल टू मार्च के 3 क्वार्टर और एक पूरा क्वार्टर जैन टू. हाँ वैसे करते हैं. ऐसे ही ट्रिक्स यूज करके तुम डेटा को कन्वर्ट करते हो प्रैक्टिकली, बट थोड़े एडजस्टमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं. एडजस्टमेंट हो गए. हाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं फिर. चलो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इनका कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है, उस हिसाब से हमें अकाउंटिंग करना है. एंड कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, SLM है और 20% है. सो गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31st December 2019. 2 साल के लिए बनाना है, मतलब हमें 2018 एंड 2019 ऐसे ये 2 साल का ही ट्रक अकाउंट बनाना है. ठीक है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो फिर मेरे साथ करना सॉल्व से. भूषण का कैसे हो गया? मतलब भूषण सुन नहीं रहा था मैम. हाँ भूषण तभी ड्राइंग कर रहा था. नहीं मैम, मैं दोनों कर रहा था, मल्टीटास्क. भूषण ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है.
अब एक्चुअली हमें तो वर्किंग नोट तो मिल रहा है। वैसी वाली वर्किंग नोट नहीं लगेगी जो WDV के लिए बनाते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस वगैरह तो लगेंगे ही। अपना हर रोज तो यही सब है क्या हो गया तेरा तो नहीं, हमें खुशी हो रही है तेरा हो गया है। क्योंकि मैं एक दिन तो आप बोलोगे ना कि ऑप्शन का जल्दी हो गया है। वो दिन आ गया आज। वो दिन आ गया आज, हाँ। अब एक ही दिन बोलेंगे लेकिन मैम के हो गया, वरना भूषण रोज स्पीड वही रखेगा। अजूबा तो एक ही दिन तो होता है ना, वो थोड़ी हर दिन होता है। सही है तेरा, हमें कुछ लेकिन अगर हमें पेपर कंप्लीट करना तो ये अजूबा हर रोज सही है ये भी, हाँ मैम। सही है ये भी। मैम कौन सा अकाउंट है? मैंने ट्रक अकाउंट ना। ट्रक अकाउंट। डन मैम। सबका हो गया? चलो अब मेरे साथ सॉल्व करोगे तुम लोग। एक एक सेकेंड रुको, हाँ, सिर्फ मुझे इसको, यस सबका फॉर्मेट हो गया है, तो करूँ मैं स्टार्ट? यस। सबसे पहले क्या बोला है देखो, LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakhs each on 1st April 2016। तो मुझे बताओ, मैंने 2 बैंक अकाउंट से स्टार्ट करना चाहिए क्या? लिख दूं मैं 2 बैंक अकाउंट? नो मैम, टू बैलेंस ब्रॉडबैंड। नो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 2 साल का मोटर अकाउंट बनाने बोला है, 2018 और 2019 का, और ये परचेज 2016 में किया गया है। तो एक्चुअली 2018 का मुझे ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। यस और नो, ये समझा? यस। यस। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी कि 2018 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तुम ये वर्किंग नोट में निकालोगे कि तुम्हारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा। मुझे बताओ, हमने 10 ट्रक्स खरीदे थे 45 लाख के ईच, सो 45 लाख इंटू 10। ओके, अभी डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा पहले साल में? इफ इट इज इजी फॉर यू तो तुम पहले कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, एक ट्रक के बेसिस पे करना चाहिए। तो सिर्फ 45 लाख वाला ट्रक पकड़ो पहले, क्योंकि बाकी 10 के लिए तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 45 लाख का एक ट्रक खरीदा होगा, उस पे अप्रैल महीने में कितना 2016 में कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? करो कैलकुलेट। उसमें लगा हुआ 3,27,500। डज एवरीबडी अग्री? अप्रैल का तो सो कैल 6,75,000। So if my machine is purchased of 45 lakhs, then my depreciation for the year 2016 will be 45 lakhs into 20% is the rate, divided by 12 into 9। 20%। हाँ, रेट्स वगैरह सब देखा करो, अज्यूम मत करो। 27 लाख। So 6,75,000। यस। हाँ, करो कैलकुलेट। 45 लाख इंटू 20% डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 9 महीने का, अप्रैल से दिसंबर तक का लगा होगा। यस। अभी सिंस WDV मेथड नहीं है, इसका बैलेंस निकालते नहीं बैठेंगे हम। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2017 का लगा होगा।
अब डायरेक्टली 45 lakhs का 20% लगा होगा पूरे साल का, 9 lakhs. विच इज 9 lakhs. सो एक ट्रक की वैल्यू ओपनिंग बैलेंस होगा 45 lakh minus 6,75,000 minus 9 lakh, that is 29,25,000. एक मिनट, वो आपने क्या, वो ये है ना, वैल्यू है ना? हाँ, ओपनिंग बैलेंस ना 45 lakhs में से माइनस हुआ होगा 6,75,000 माइनस हुआ होगा 9 lakh, तो ओपनिंग बैलेंस पर ट्रक 29,25,000 आया होगा. यस. ऐसे मेरे पास कितने ट्रक्स है? 10. तो कितना हो गया? 2, 9, 2, 5, 1, 2, 3, 1 more 0, 2,92,50,000. यस. अभी जब आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये फिगर्स बहुत बड़ी होगी लिखते वक्त, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. या तो तुम ऊपर हेडिंग में लिख दो कि हम सारे कैलकुलेशन रुपीज इन लैक्स में करने वाले हैं, और तुम ये सारे फिगर्स को लैक्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन लैक्स में सॉल्व करो. या अगर तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो तुम इतना पूरा फिगर लिखो. ठीक है. सो अभी मैं पूरा फिगर लिख रही हूँ. मेरा ओपनिंग बैलेंस होने वाला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वर्किंग नोट का रेफरेंस दो नीचे का, विच इज 2,92,50,000. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? इसको रिवीजन आर मार्क करो. ऐसे क्वेश्चन में टू बैंक लिख के मत आना. चलो, ये हो गया साल के पहले दिन पे. अब वो क्या बोल रहे हैं? ऑन 1st October 2018, one of the truck is involved in an accident and it is completely destroyed and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. अभी शांति से सोचो, हम 2018 में हैं, 1 अक्टूबर 2018 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. बट कैन आई से कि टिल 30th September I was using that truck? Yes. So can I say कि I will have to charge depreciation for 6 months? कितना आएगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन? एक ट्रक का कैलकुलेशन करना है अभी. 4,50,000. सो हमारे पास 45 लाख से का एक ट्रक है. SLM मेथड है, इसके लिए हर साल डेप्रिसिएशन 20% होगा, लेकिन आधे साल का चाहिए तो 10%, दैट इज 4,50,000. यस. सो मुझे पहले, मैं 1st अक्टूबर को एंट्री मार देती हूँ बाय डेप्रिसिएशन 4,50,000. क्लियर है ये? सो 2018 में हम लिखेंगे अक्टूबर 1st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,50,000. सबको क्लियर? ओके. नाउ जब ये ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये भी चीज हुई है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला हुआ है. करेक्ट. तो हमने ये भी कैलकुलेशन करना चाहिए कि ये एक्सीडेंट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस. मतलब इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आया और कितना लॉस हुआ, ये चेक करना है. सो अगेन वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कि एज ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट वैल्यू ऑफ ट्रक कितना था? निकालो ये. जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो ट्रक की वैल्यू कितनी थी? बोलो. 4050 और ये क्या है? पूरा पूरा फिगर रीड करो लैक्स में. 40,50,000 I think. 40,50,000. 29,25,000. 29,25,000.
चलो देखते हैं। हाँ, एक मशीनरी का निकलेगा ना? एक ट्रक का निकलेगा। सो एक एक ट्रक मेरा हाँ, 45 लाख का था। 45 लाख दैट्स 45,000 4,50,000। नहीं ना, 45 लाख का एक ट्रक था जो 2016 में खरीदा था। हमें 2018 अक्टूबर में उसकी वैल्यू कितनी है वो चाहिए। सो पहले तो 2016 में उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा 9 महीने का। दैट इज जो हमने ऊपर देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 6,75,000 का उस पर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था 16 में। 17 में माइनस हुआ था 9 लाख का, और 18 में हमने माइनस किया 4,50,000 का। मैम मैंने वो वापस 4 लाख का नहीं, 24,75,000। यस मैम, 24,75,000। सबको क्लियर है मैं क्या कर रही हूँ? यस मैम। Yes, so 45 lakh minus 6,75,000 minus 9 lakh minus 4,50,000. So can I say it is 24,75,000? Yes. और चेक करो कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया है या वो क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री उस हिसाब से चेंज होगी। On the same date, नहीं, is received 27 lakh is received from insurance company. So can I say out of 24 lakhs मुझे insurance company से कितना मिला है? Received from insurance company मैम उसने खुद भी तो एक्सीडेंट नहीं किया ना प्रॉफिट 27। यूजुअली ना ये बहुत रेयर केस है जब तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह होता है और अगर तुमने इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ है। सो अगर तुमने ये पढ़ा होगा कहीं, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक लॉस गुड। मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए होता है कि तुम्हारा नुकसान भरपाई करके दे। सो यूजुअली इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट नहीं होता है, ये रेयर केस है जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम्हारा नुकसान भरपाई करके दे, तुम्हें वो इवेंट से फायदा नहीं होना चाहिए। सो यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी 24,75,000 से कम ही क्लेम देगा, बट ये रेयर केस में उन्होंने 27 लाख दिया हुआ है। सो कैन आई से मुझे यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया यस मैम 2,25,000 का, गेन हो गया है। अब बस उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। इधर तक कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो कि बिल्कुल समझ नहीं रहा है वगैरह, एनीथिंग जो ऊपर से गया नो मैम। नहीं मैम सी बात नहीं। चलो तो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 27 लाख। हमारी टू ट्रक बाहर चला गया जिसकी वैल्यू थी 24,75,000, एंड हम लिखेंगे टू गेन ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे एक्चुअली गेन हुआ है हमें, विच इज 2,25,000। तो मैम वैसे हम टू प्रॉफिट अकाउंट पे लिख सकते हैं ना? हाँ, टू प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस लिखो तुम। सो अभी हम क्या करेंगे? ट्रक अकाउंट, प्रॉफिट नहीं हुआ है, इंश्योरेंस पे किया है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? ट्रक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय बैंक 24,75,000। अज्यूमिंग गेन अकाउंट अलग से बन रहा है और उसके क्रेडिट साइड पे जाके बाय बैंक तुम 2,25,000 अलग लिखोगे। दिस इज सेम लाइक प्रॉफिट ऑन सेल। सो जाओ यहाँ पे जाके लिखो बाय बैंक अकाउंट, लेकिन ट्रक के सामने की फिगर विच इज 24,75,000। यस मैम सब लोग क्लियर हो? समझ रहा है तुम लोगों को? यस। अभी आगे क्या हुआ है? 2018 में अब और क्या बोल रहे हैं? ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज्ड फॉर 50 लाख, तो हम उसकी एंट्री मार देते हैं। सेम डेटा तो हम लिखेंगे अक्टूबर 1 मैम अपने एक्सेल देखने में हाँ, टू बैंक अकाउंट 50 लाख, बराबर।
यस, नो, यस मैम। यस। अब क्या होगा, अब जब Yes, ma'am. 2018 खत्म होगा तो हमें बचे हुए ट्रक्स पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है हमारा? एक ट्रक का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख, 45 लाख इंटू 20% सिंस SLM। अब ऐसे हमारे पास कितने ट्रक्स हैं? 9। 9, so into 9, can I say my depreciation is going to be 81 lakhs? हाँ मैम। Yes, Yes, ma'am. and then I'll find by balance carried forward 2018 का कितना बैलेंस आ रहा है निकालो। मैम हाँ, वो 9 लाख में 50,000 का भी डालना है ना? क्या? यस मैम, वो जो हाँ, और एक amount आएगा, राइट राइट राइट, वो 9 ट्रक्स का हो गया। और वो जो 10वां ट्रक हमने अभी खरीदा है उस पे भी डालो। वो 10वें ट्रक पे कितना आएगा? 5 लाख, बस 20% है ना? लेकिन 6 महीने का है। हाँ तो 5 5 लाख, 5 लाख करो ऐड उसमें। मतलब 86 हो गया। हाँ, प्लस अब बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। मैम क्या? 2,27,25,000 आ रहा है। हाँ मैम। यस, तो यहाँ पे तुम क्या डाल दोगे? 2019 Jan 1st to balance brought down 2,27,25,000। आर वी क्लियर? यस मैम। यस। अब 2019 में कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखो। नो मैम। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सो 2019 December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा बताओ? Ma'am, exit. 91 लाख। 91 लैक्स कैसे निकाला देखो? वो जो 9 ट्रक थे उस पे एक साल का तो 9 लाख आता है, इंटू 9 मतलब उस पे 81 लाख, और ये जो पिछले साल और एक ट्रक लिया है 50 लाख का, उस पे इंटू 20% साल भर का, सो इट विल बी 91 लाख। सबको समझा 91 लाख कैसे आया? यस, अब क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। 1,36,25,000 आ रहा है क्या देखो? यस मैम। 1,36,25,000। अरे मतलब अमाउंट पड़ता है। हाँ, एकदम ज्यादा अमाउंट्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे बैलेंस प्रोटॉप, एक मिनट, हमारा और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ उसे।
हाँ, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, 1 सेकेंड रुको सिर्फ, हमें देखने दो। हमने क्या किया पहले, 2 करोड़ पहला कोई मेरा सम क्लास में गलत होकर गया होगा आज। 1 सेकेंड रुको अभी। हमारा वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट में हमने क्या किया था, 2018 का हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलत निकाला है। ये 4,50,000 नहीं होगा, हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 9 लाख, और हमने 1 अक्टूबर को किया है, ये जैन टू दिसंबर है। सो सितंबर तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने। सो ये 4,50,000 नहीं होने वाला है, डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये 6,75,000 होगा। करो करो, ये रेड पेन से लिखो, मेरी भी गलती हुई है इसमें। मतलब बराबर प्रॉफिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे दिखेगा ना कितना है, देखते हैं हम, रुको। 6,75,000, वहाँ पे एंट्री भी चेंज करो डेप्रिसिएशन की, यहाँ पे 6,75,000 करो। ओके, उसके बाद हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन एक बार देखो। अगर वो 6,75,000 है तो हमारी यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, 45 लाख माइनस 6,75,000 माइनस 9 लाख माइनस 6,75,000, 22,50,000। ओके, तो 22,50,000 वहां पे लिखो, क्रेडिट में बाय बैंक 22,50,000 आ जाओ, रेड पेन से लिखो, याद रहेगा। ओके, और 27 लाख मिले हुए हैं, तो मतलब गेन कितना हुआ, 4,50,000 का। ठीक है, तो वहां पे हमने बैंक 22,50,000 लिख दिया। हाँ, डन। अब आइडियली बैंक अकाउंट डेबिट 27 लाख टू ट्रक अकाउंट 22,50,000 एंड टू गेन 4,50,000 होना चाहिए। बाकी कोई कैलकुलेशन एरर किया है क्या हमने? बाकी तो आइडियली डेप्रिसिएशन हमने बराबर लिए हैं। 86 अक्टूबर नहीं, फिर ये भी गलत हो जाएगा ना, अक्टूबर मतलब आधे साल का लिया था इसका भी। रुको, इधर का डेप्रिसिएशन भी तुम्हारा कैसे होगा, 9 पे 81, 4,50,000 इंटू 9, ये 81 सॉरी 4 इंटू 20%, मतलब वो 9 लाख, 9 लाख इंटू 9, 81 लाख सेम रहेगा, वो 50 लाख का बदलेगा। देखो 50 लाख इंटू 20% डिवाइड बाय 12 इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लेना चाहिए था। सो तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी 83,50,000 आएगा। समझा क्या वो चेंज? ये क्योंकि आपने ये 50 लाख का वापस से ले लिया था 6 मंथ्स का अक्टूबर देख के। सो यहाँ पे प्लीज चेंज कर दो, वो आ जाएगा तुम्हारा 83,50,000। बाकी इस पे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा है। हाँ, अब नाउ दिस इज करेक्ट। बाकी कुछ अभी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, तुम चेंज कर लो बैलेंसेस। सबको क्लियर है क्या? हमने स्पीड में यहाँ पे क्या किया, जैसे अक्टूबर आया हमने ये अक्टूबर पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है, बट सिंस इट वाज कैलेंडर ईयर हमने वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया। दिस इज नॉट कंसेप्चुअल एरर, इट इज अ सिली मिस्टेक कि हमने रोज का क्लेरिकल एरर अप्रैल से मार्च करते करते हमने 6 महीने का कर लिया ये। सो प्लीज चेंज द फिगर। सबको मिस्टेक समझी क्या? वहां
पे प्लीज मार्क करके लिख दो, चेक डेट्स केयरफुली। अब मैम गाना गाएं। मैं क्यों गाना गाऊं, पूनम सो गई थी। ऐसे ही गाओ। मैम दोनों गाना गाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। वेट, चलो 1 हो गया, 1 नहीं हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, सो मेजर पार्ट ऑफ ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन बैंक के भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और इधर के भी मॉड्यूल के भी हो गए। अब हमें नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाना है। मैम 2 मिनट ब्रेक लेते हैं फिर जाते हैं, डोंट वरी। 10 मिनट का लेते हैं। गाइस आ गए क्या ब्रेक पे से? क्या आने की हमने इनिशियली ही इस चैप्टर के एक चार्ट बनाया हुआ था कि डेप्रिसिएशन जो है हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने बोला था कि हमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन देखना होता है एंड वंस वी नो हाउ डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड, हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग देखना होता है। फिर हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं जो हमारे सिलेबस में फिलहाल है। SLM, WDV, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। ठीक है, जिसमें से हम SLM और WDV पे डिटेल कर चुके हैं। और अकाउंटिंग में भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर एक्चुअली 3 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से पहली मेथड ऑफ अकाउंटिंग मैंने तुम्हें पढ़ा लिया और हमने काफी 10-12 क्वेश्चंस इस पे कर लिए हैं मुझे लग रहा है। अब हम देखते हैं, रिलेटिवली दिस इज वेरी चिल पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कि डेप्रिसिएशन को अलग अलग मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड है ये क्या बोलता है देखो। ठीक है, सपोज मेरे पास एक मशीन है जिसका कॉस्ट है लेट्स से 5 lakhs, उसका रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 एंड यूजफुल लाइफ है लेट्स से 5 years। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, मुझे कितना डेप्रिसिएशन ओवरऑल लगाना है? 45,000। 90,000। कितना? सॉरी 4,50,000। हाँ, माय डेप्रिसिएबल अमाउंट। पूनम तू आज भी नींद में हो क्या? नहीं मैम, वो मैंने ना 5 years को भी डिवाइड करके सब बताया था। अच्छा हाँ, सो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 4,50,000, करेक्ट। अब आपको ये जो मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका जो लाइफ है ना वो लिखोगे पहले। तो लाइफ कितना है? 5 years ना। सो यू हैव टू राइट ईच ईयर ऑफ द लाइफ। इसका मतलब क्या है? 1 year, 1, 2, 3, 4, 5। तो यूजफुल लाइफ में जो हर एक डिजिट है, दैट इज 1 year, 2, 3rd year, 4th year, 5th year, ये हमें डिजिट्स लिखने होते हैं। ठीक है, ये समझा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यूजफुल लाइफ एक एक ईयर लिखते जाना है, 1, 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year। इधर तक क्लियर? यस। अभी ये यूजफुल लाइफ के जो डिजिट्स है, तुम्हें ये डिजिट्स का सम लेना है, मतलब टोटल लेना है। लो कितना आता है? 5 + 4 9, 9 + 1 10, 15 आता है क्या? यस। तो ये तुमने एक बार टोटल ले लिया। अब तुम क्या करोगे? अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट which in our case is 4,50,000, you will divide it by sum of digits of useful life। जो यूजफुल लाइफ है उसके जो सम ऑफ डिजिट्स है उसे तुम उसे डिवाइड करोगे और तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर।
मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब समझ जाएगा, बहुत इजी मेथड है ये। तो इसमें तुम क्या करोगे, न्यूमरेटर में तुम लोगे कि अगर तुम पहले साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो तुम्हारी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, कितने साल है, 4 years, एंड यू हैव टू इंक्लूड द करंट ईयर ऑल्सो, तुम्हें करंट ईयर भी पकड़ना है। ये क्यों है मैं बताऊंगी, ऐसा फॉर्मूला क्या है। सो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15। ओके, दिस इज योर फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन। कितना आता है देखो वो, 1,50,000। यस, पहले फॉर्मूला समझो, एक्सप्लेन मैं करती हूँ। सेकेंड ईयर का तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 4,50,000 इंटू 4/15। ओके, सो अगेन 4,50,000 divided by 15, okay, into 4, that is 1,20,000। yes, then third year का कितना आएगा, 4,50,000 into 3/15, correct, 90,000। फोर्थ ईयर का 60,000 एंड लास्ट ईयर का 20,000। क्या मेरा पूरा डेप्रिसिएशन देखो 4,50,000 का हो गया क्या, करो ऐड, पूरा 4,50,000 अमाउंट मैंने डेप्रिशिएट कर ली है क्या। यस, ओके। अब अगर तुम इसमें भी डेप्रिसिएशन का पैटर्न देखते हो तो क्या तुम्हारा पैटर्न डिक्रीजिंग है, अगेन। सो दिस मेथड इज यूज्ड और इट कैन बी यूज्ड अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन डिक्रीजिंग पैटर्न में लगाना है, मतलब तुम्हारी एसेट की एसेट जो है वो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा बेनिफिट देती है और बाद के सालों में वो कम कम बेनिफिट देती है, ठीक है। तो जब तुम्हें ऐसे लग रहा है तब तुम ये मेथड यूज कर सकते हो। अब इसके जगह पे WDV भी तो यूज कर ही सकते हो, तो लोग ज्यादा करके WDV ही यूज करते हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट में वगैरह शेड्यूल 2 में उसके बारे में भी आपको रेट्स वगैरह दिए गए, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ मेथड, एडिशनल मेथड, जिसमें तुम डिक्रीजिंग पैटर्न में डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अब उन्होंने फॉर्मूला ऐसे डिराइव किया है कि ऑटोमेटिकली वो मैथ्स ऐसा डिराइव किया है उन्होंने कि बराबर से डेप्रिसिएशन कम कम होते जाएगा। कैसे, उन्होंने क्या बोला कि तुम पहले जितने भी सम ऑफ, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है फॉर्मूला के पीछे, इसका ये फॉर्मूला का पर्पस बस इतना है कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन कम कम होते जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे जितना भी ईयर्स है उसका तुम टोटल लो, ओके। सो ये वेटेड एवरेज जैसा है, देखो इसके जैसा वेटेड एवरेज, वेट्स लगा रहे हो तुम क्या कर रहे हो, पहले टोटल ले रहे हो, पहले यूजफुल लाइफ के जो डिजिट्स है उसकी 15, और फिर क्या बोल रहे हो कि फर्स्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट लगेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या होगी, बचे हुए साल +1। तो पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ये सबसे ज्यादा होने वाली है ना। सो इफ यू सी न्यूमरेटर फर्स्ट ईयर का सबसे ज्यादा होगा, सेकेंड ईयर के लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फर्स्ट ईयर से कम होगी, एंड सो ऑन। तो तुम डिवीजन मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हर ईयर में कांस्टेंट रख रहे हो, 4,50,000 एवरी ईयर आई एम डिवाइडिंग बाय 15। व्हाट इज चेंजिंग इज जस्ट न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर अगर तुम्हारा डिक्रीजिंग पैटर्न में आ गया तो बराबर से तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी डिक्रीजिंग पैटर्न में आ गया। सो दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव्ड सो दैट योर डेप्रिसिएशन विल गो इन द डिक्रीजिंग पैटर्न। इसके लिए वो बोलते हैं क्या कि तुम्हारा जितना भी यूजफुल लाइफ है वो लिखो, उसकी डिजिट्स की टोटल लो, ईच ईयर डिवाइड योर डेप्रिसिएबल अमाउंट बाय दैट एंड मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर यू शुड टेक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फिर तुम बोलोगे मैम सिर्फ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेनी चाहिए थी, इंक्लूडिंग करंट ईयर क्यों लिया, क्योंकि फिर फॉर्मूला ये हो जाता है, फेल हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। क्यों, पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में 15 लिखती हूँ और मल्टीप्लाइड बाय 4 करती हूँ तो ऐसे हो जाएगा कि 4,50,000 इज डिवाइडेड बाय 15, उसे 15 टुकड़ों में तुमने डिवाइड किया, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त भी 15 टुकड़ों में करना चाहिए ना, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा।
ये उसको समझेगा जिनका मैथ्स का लॉजिक डिसेंट है। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. Yes. See, if you are dividing 4,50,000 into 15 parts, then you will have to make sure कि total multiply भी 15 से हो, totality में, ताकि तुम्हारा पूरा 4,50,000 का डेप्रिसिएशन लगे। तुम ट्राई करके देखो, अगर तुम 4/15 करोगे, 3/15 करोगे, 2/15 करोगे और 1/15 करोगे, तो पूरी अमाउंट डेप्रिसिएट ही नहीं होती है, क्योंकि तुमने 5/15 वाला पार्ट ही नहीं लिया। तुमने कितना टोटल लिया? 4 + 3 7, 7 + 3 10। तुमने 4,50,000 को डिवाइड किया है 15 पार्ट्स से, लेकिन मल्टीप्लाई किया टोटलिटी में सिर्फ 10 पार्ट्स से, तो 5 पार्ट्स का डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। That is why they have said कि you divided by 15 while multiplying you multiplied by remaining useful life plus 1, so that remaining useful life first year की सबसे ज़्यादा होगी and plus 1, and now this will go in the decreasing pattern. So the formula is derived in such a way कि तुम्हारा depreciation decrease होते जाएगा। समझ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes. So इस फॉर्मूला के पीछे as such कोई लॉजिक नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो तुम्हारे है उसके डिजिट्स का टोटल क्यों लेना है। Why? Only to make sure that we have a mechanism that my depreciation goes in the decreasing pattern. So this method can be used when your machine is giving the benefit or your asset is giving the benefit in the decreasing pattern. Then the cost will also go in the decreasing pattern exactly like WDV. This is a variation of WDV. But practically अभी ज़्यादा WDV यूज हो चुका है, so nobody does this. Am I absolutely clear? Yes? So ये एग्जाम्पल लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, राइट दिस डाउन। मैम एक्चुअली ये फॉर्मूला बनाया है। हाँ, दिमाग से बनाया ना उसने, जिसका मैथ अच्छा होगा उसने बनाया होगा। मैम हाँ भूषण, हेडिंग क्या लिखना है? सम ऑफ डिजिट्स मेथड। मैम ऊपर कुछ लिखा है? सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। ये तुम जीवन में सिर्फ फाउंडेशन में सीखोगे, इसके बाद ये मेथड कभी प्रैक्टिकली करोगे नहीं। मुझे नहीं पता ये सिलेबस में क्यों रखा है, प्रैक्टिकली इसका ज़्यादा यूज नहीं है। मैम अगर कोई कंपनी में बोल रहा है हमको यही करना, एक सेकेंड ना, मैं चार्जिंग को लगा देती हूँ iPad। Done, ma'am. डन। हम आज वापस टाइम क्या? आज वापस टाइम मुझे जाओ बड़े जल्द से। आज मैं भी थक गई हूँ एक्चुअली, हेक्टिक हो रहा है मुझे आजकल। इंटर का क्लास भी ज़्यादा होता है ना, तो फिर एकदम हेक्टिक हो गया। ठीक है, चलो अब इस पे एक इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ। मैम पहले 5.11। आप स्क्रीन पे दिखाने वाले थे रजिस्ट्रेशन। क्या? आप स्क्रीन पे दिखाने वाले थे रजिस्ट्रेशन। सॉल्व करके? नहीं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो है, हम साथ में ही सॉल्व करेंगे। और तो मैंने हाँ, ये देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर 10 लाख। 10 लाख की मशीन उन्होंने खरीदी है। Estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000 respectively. Okay. Machine was put to use on 1st January 2014. 1st January 2014 को ही उसे यूज करना चालू कर दिया है। Show machinery account and depreciation account in their books for 2019. डायरेक्ट 2019 का ईयर बोला है हमें। By using sum of years digits method. Okay.
तो ये मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 2019 का सिर्फ ईयर दिखाना। अब मुझे बताओ, जब 2019 का ईयर बनाएंगे तो टू बैंक आएगा या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा? और अभी कोई भी गलती करना मत, जनवरी है। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है हमें, यस और नो? बनाओ, अकाउंट बनाओ, एक ही साल का बनाना है तो छोटा ही अकाउंट बनाओ। मुझे लिटरली लगा था कि 10 साल का निकालने को बोलेंगे। नहीं ऐसा ये कि सब देंगे लेकिन पूरी प्रैक्टिस करवा। इंस्टीट्यूट ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछती है। So 2019 January 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तुम पहले खुद कैलकुलेट करो, या फिर चलो हम साथ में कैलकुलेट करते हैं। ये मशीन कब खरीदी हुई है, मतलब ये पुट यूज कौन से ईयर में की है? 2014 में यूज पे डाली हुई है, करेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख उसकी वैल्यू थी, और 1 Jan 2014 में। अब मुझे बताओ इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले मेरा डेप्रिसिएशन के लिए मुझे सम ऑफ डिजिट्स मेथड में डेप्रिसिएबल अमाउंट लगेगा, करेक्ट? सो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस होनी चाहिए पहले। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताई है? 1,20,000। सो मैं 1,20,000 माइनस करूंगी। सो 10 लाख माइनस 1,20,000, 8,80,000। ये मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कौन से साल का? 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि 19 का तो अकाउंट बनाना है, करेक्ट। अब कैन आई से मेरे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू, मतलब 2014 का 8,80,000 मल्टीप्लाइड बाय, पहले डिवीजन में मुझे जो भी यूजफुल लाइफ की डिजिट्स है उसका सम लेना पड़ेगा। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बताओ? 10 इयर्स। सो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 + 2 + 3 ऐसे 10 तक ऐड करो। 45। मैम तो इसमें मैं डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आयुष 55 आएगा ना डिनोमिनेटर में। 0.47। तूने 9 तक ही लिया क्योंकि कैलकुलेटर पे 9 तक था। प्लस 1 0 10 होता है। 55 आया। तो 2014 का अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, अभी लिखो मत, से फोकस करो, तो मुझे 8,80,000 को डिवाइड बाय 55 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 9 + 1 10। ओके, फिर जब 2015 का निकलेगा, सो अगेन 8,80,000 इंटू 9/55, ऐसे ही 8/55 होगा वो, फिर 7/55 होगा, करेक्ट। So can I simply find out depreciation of 1 2 3 4 5 years? ये 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए कितना लगा है, तो मैं ऐसे करूँ क्या? 8,80,000, ओके, इसको डिवाइड बाय 55 तो करना ही है, ये कॉमन है, ये हर ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए करना है, मल्टीप्लाइड बाय पहले साल के डेप्रिसिएशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, दूसरे साल के लिए 9, तीसरे साल के लिए 8, चौथे साल के लिए 7 और पांचवें साल के लिए 6। तो क्या मुझे डायरेक्टली पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा क्या? यस मैम, अच्छा हो जाएगा।
एक एक करने से अच्छा है, क्योंकि हर एक, देखो फोकस करो, हर एक साल का डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, हर एक साल 8,80,000 को डिवाइड बाय 55 करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, फिर वापस 8,80,000 को डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 9। इससे अच्छा मैं ऐसे कर देती हूँ ना, 8,80,000 को डिवाइड कर देती हूँ 55 से, मल्टीप्लाई करते वक्त पहले साल का कितना मल्टीप्लाई करना है 10, दूसरे साल में मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इनकी टोटल ले लेती हूँ ना मैं डायरेक्टली। सो मुझे पहले 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यस मैम। समझ रहा है क्या सबको मैथमेटिकली? यस। सो मेरे पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10 प्लस 9, so this is 8,80,000 divided by 55 multiplied by 40, that is 6,40,000. So can I say my total depreciation for this 5 years is 6,40,000. So अब मेरे अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बताओ 2019 का? कैसे, क्या ऐसे करना चाहिए ना, 8,80,000 माइनस 6,40,000, 2,40,000 होना चाहिए ना। Does everybody agree कि 2,40,000 होना चाहिए? वो 10 लाख में से 10 जितने लोग यस मैम बोले हैं वो मुझे बताओ, खुद बताओ कि तुम सुसाइड करना कि मैं मर्डर करूं तुम लोगों का। जब तुमने अकाउंट बनाया होगा, इमेजिन करो अकाउंट, जब तुमने 2014 में वो अकाउंट बनाया होगा, तुमने लिखा होगा टू बैंक अकाउंट 10 लाख ना, या तुमने 8,80,000 लिखा था, डू यू पास एंट्री फॉर रेसिडुअल वैल्यू? 10 लाख लिखा होगा ना, 10 लाख लिखा होगा ना। रेसिडुअल वैल्यू हम सिर्फ यूज करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। सो मेरा बैलेंस कितना होगा 10 लाख, अब तक का डेप्रिसिएशन इस पे लगा है बाय डेप्रिसिएशन 6,40,000। सो माय बैलेंस इज 10 लाख माइनस 6,40,000, दैट इज 3,60,000। तुम लोगों ने क्या किया, 8,80,000 मैंने इधर लिखा तो उसमें से माइनस 640 कर दिया और 240 कर दिया, ये सरासर गलत है, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू कभी भी एसेट में से माइनस नहीं होती है। एक्सीडेंट स्पॉट करके मार्क करो, आर मार्क करो। समझा है तुम लोगों को अच्छी तरीके से? क्या वापस बताना। ये ओपनिंग बैलेंस क्या, नहीं, ये 64,000 कैसे आया वो वाला? 6,40,000 कैसे आया? हाँ देखो धनश्री, मुझे क्या करना है, मुझे हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, करेक्ट? ओके, 2014 में तुमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये क्लियर है क्या? यस। निकालो उसका आंसर कितना आता है, 8,80,000 डिवाइड बाय 55। डू यू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें कैलकुलेटर पे कांस्टेंट रह सकती है? ये देखो 8,80,000 डिवाइड बाय 55, ये हर साल हमें लगने वाला है। तो तुम्हारा जो 16,000 आया है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो 10 इक्वल टू पहले साल का 1,60,000 आया, दूसरे साल का कितना चाहिए 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 9। अब डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 9 दबाओ और इक्वल टू दबाओ। If you want to keep any number constant, it stays constant on your calculator, like 8,80,000 divided by 55. उसके बाद जब तुम into दबाते हो एक बार, वो constant हो जाता है। So तुम directly 10 equal to करोगे तो आंसर आ जाएगा, 9 equal to करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,44,000। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा, 8 equal to 1,28,000। फिर 7 equal to 1,12,000।
एंड 6 इक्वल टू 96,000। धनश्री ये समझा कि मैंने 2014 से लेके 18 तक हर एक साल का डेप्रिसिएशन निकाला। Yes, ma'am. इसका टोटल लो तुम। 6,40,000 आया। इसको इजी तरीके से कैसे निकालते हो मैंने बताया कि हर तुम अगर पैटर्न देखते हो तो क्या हर ईयर तुम 8,80,000 को जो डिवाइड बाय 55 करते हो। सो मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये कॉमन निकाल लिया, 8,80,000 डिवाइड बाय 55 मुझे करना है। फिर पहले ईयर को मैं वो अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ। सो मैं बोलती हूँ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10। सेकेंड ईयर को मुझे उसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, इसलिए मैंने +9 कर दिया। फिर +8 +7 +6 तो जो समझ गया। तो इसका टोटल अभी 6,40,000 सेम आ गया। दोनों तरीके से मैंने तुम्हें करके दिखाया क्योंकि तुम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो। और अभी मेरे अकाउंट में टू बैंक 10 लाख था, 10 लाख में से अब तक डेप्रिसिएशन 6,40,000 गया है। सो ओपनिंग बैलेंस इज 3,60,000। ये वर्किंग नोट बना दिया है कि ओपनिंग बैलेंस 360 कहाँ से आता है। यस, ओके। सो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दो 3,60,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2019 में और कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे 2019 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 2019 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ। करो कैलकुलेट। एटी थाउजेंड। क्या सबका 80,000 आ रहा है। 64,000 आ रहा है। देखो कैसे निकालोगे, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 होगा। अब तुम 2019 में हो, मतलब ये देखो यहाँ पे तुम 2019 मतलब 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ ईयर में हो, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 प्लस करंट ईयर 1 मतलब 5 हो गया, राइट। तो तुम उसे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे तो तुम्हारा 80,000 आ जाएगा। सबको समझ रहा है क्या ये। यस, चलो तो अब हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 2019 December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना है वो डेप्रिसिएशन 80,000। अब इस साल में और कुछ हो रहा है क्या। नो। सो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,80,000। आर वी क्लियर। यस, ये मेथड अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। यस मैम। क्या हुआ, किसने कुछ बोला क्या। नेक्स्ट मेथड पे जाना है। इस पे ज्यादा सम्स भी नहीं है, इंस्टीट्यूट ने एक एक इलस्ट्रेशन दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल सब SLM WDV मेथड पे ही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेथड विच इज मशीन आर मेथड। करोगे क्या अभी।
क्या सुबह से एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है तुम लोगों ने? है कि नहीं? मैं छोड़ दी। हाँ, तो करो ये। हेडिंग दे दो नोटबुक में, मशीन आर मेथड। चलो ये लास्ट मेथड और इसका इलस्ट्रेशन फिर मैं छोड़ दूँ। हम और 2 बचे ना मेथड। वो बचे, ये मशीन आर मेथड हो गया ना, तो बचे हुए जो 3 मेथड्स है, हाँ ना, प्रोडक्ट यूनिट मेथड और वो डिप्लीशन मेथड, तो ना हाँ 2 मेथड, वो इसके ही भाई है। मतलब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना तो वो हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सी, कभी कभी कोई मशीन ऐसे होते हैं कि या एसिड कोई ऐसे होते हैं कि जिनका यूजफुल लाइफ ईयर्स में निकालना डज नॉट मेक मच सेंस। ओके, सो उनका यूजफुल लाइफ हम सिर्फ किस में निकालते हैं? आवर्स में। सो अभी आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर मुझे पता है कि मेरे पास एक मशीन है और वो मशीन का लेट्स से कॉस्ट है 5 लाख। अज्यूम करो कि उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, उसकी यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। तो हम कैसे बोलते हैं कि अज्यूमिंग कि ये 5 साल तक इक्वल बेनिफिट देगी, हम 5 लाख को 5 से डिवाइड कर देते हैं और हम बोलते हैं कि हर साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख होना चाहिए। करेक्ट? यस, नो? वी आर डिवाइडिंग द कॉस्ट ओवर द लाइफ, और जैसे जैसे एक एक लाइफ खत्म होती जाएगी हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। बट कुछ मशीन ऐसे हैं कि उसका ईयर्स नहीं है, इट इज द नंबर ऑफ आवर्स। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। तुमने वो कैमरा देखा हुआ है क्या कि सपोज वो कैमरा होता है कि जो इंस्टेंट फोटो निकाल के देता है, जैसे हिंदी मूवीज में यूज होता है। वो मैम वो महाबलेश्वर में होता है। कहीं भी सपोज ऐसा एक कैमरा है, सपोज कि वो कैमरा कैसे डिजाइन किया गया है कि उसकी ऐसे फिजिकल लाइफ नहीं है बहुत ऐसे कि ये 5 साल तक ही काम करेगा उसके बाद काम नहीं करेगा। सपोज उसकी लाइफ आती है इन द नंबर ऑफ क्लिक्स, तुम जितने वो फोटोज उसमें से निकालते हो। तो लेट्स से कि द लाइफ ऑफ दैट कैमरा इज दैट यू कैन यूज दैट कैमरा फॉर लेट्स से 500 क्लिक्स, 500 फोटोज। आफ्टर दैट 500 फोटोज वो कैमरा चलेगा नहीं। सो नाउ टेल मी, यहाँ पे वो कैमरा की लाइफ ये क्लिक्स में निकालना ज्यादा इजी है या ओवर द ईयर्स निकालना ज्यादा इजी है, या व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट? क्लिक्स में निकालना, राइट? सो वैसे ही वो क्या बोलते हैं, अगर कोई एसेट्स है जिनके केस में उसकी लाइफ निकालना इज मोर लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ आवर्स रेदर देन ईयर, तो हम आवर्स में निकालेंगे, ठीक है, रेदर देन कि हम बोले कि ये मशीन कितने साल चलेगी, क्योंकि साल वो लगा तो 1 साल भी चल सकती है। वो कैमरा फॉर एग्जांपल, वो कैमरा चाहिए तो आप 10 दिन में भी खत्म कर सकते हो 100 क्लिक्स लगा के, या 5 साल तक तो यूज कर सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लिक्स। लाइकवाइज कुछ एसेट्स होंगे कि जो बताया गया है कि इतने आवर्स तक चलेंगे, फिर ईयर्स इतना उसका कुछ काम का नहीं है, तो उस केस में वो मशीन्स की लाइफ निकाली जाती है, इट इज डिनोटेड इन आवर्स। सो सपोज मैंने ये मशीनरी खरीदी है 5 लाख की, एंड आई एम सेइंग दैट दिस मशीनरी कैन बी यूज्ड फॉर 10,000 आवर्स। सो अभी इसका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? सपोज ईयर नंबर 1 है, तो मैं पूछूंगी कि ईयर नंबर 1 में ये मशीन कितने घंटे यूज हुआ है, बिकॉज आई नो कि द कॉस्ट ऑफ दिस 5 लाख रुपीज, ये 5 लाख रुपए का जो मैंने खर्चा किया है ये 10,000 घंटों में मुझे डिवाइड करना है। अब मैं बोलूंगी कि ईयर नंबर 1 ने ये मशीन्स कितने आवर के लिए यूज किया, सो ईयर नंबर 1 यूज्ड इट फॉर 2000 आवर्स। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 हमें बताएगा कि हर 1 घंटे के लिए अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। वैसे ईयर नंबर 1 में अगर यू हैव यूज्ड इट फॉर 2000 आवर्स, सो योर डेप्रिसिएशन विल बी हाउ मच? 5 lakh divided by 10,000 multiplied by 2000, 1 lakh. which is 1 lakh. Now you'll ask that in year number 2 for how many hours you've used it. So तुम बोलोगे कि मैंने 5000 घंटों के लिए हमने यूज किया, तो हम बोलेंगे 5 lakh is to be divided over 10,000 multiplied by 5000 hours.
सो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना, 2,50,000 आ रहा है क्या? सो दैट्स इट, दिस इज द मेथड। इसमें तुम एसेट की लाइफ जो है वो निकालोगे इन आवर्स, और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, डिवाइड करोगे इसे टोटल नंबर ऑफ आवर्स एंड मल्टीप्लाई करोगे इसे नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड फॉर इन अ ईयर, जिस साल का तुम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उसका। सो डेप्रिसिएशन फॉर अ ईयर इज इक्वल टू दिस। क्लियर है क्या ये? यस, लिख लो ये फॉर्मूला। क्या ये वाली मेथड तब यूज होती है जब तुम्हारी एसेट एक्चुअली वैसी हो। मैंने मेरे लाइफ में अभी तक मतलब मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है, तो जितना मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है मैंने एसएलएम और डब्ल्यूडीबी ही देखी है, बट यस यूज हो सकती है। और हाँ, हमारा कोई तो एक क्लाइंट था जो बिल्डर थे, तो उनके केस में हमने ऐसा कोई सिमिलर मेथड यूज किया था। उन्होंने ना चाइना से एक एसेट खरीदी थी। अब वो क्या करता है कि बिल्डिंग में एक स्लैब बनता है, स्लैब्स लगते हैं बराबर, तो वो मशीन इतनी डेंजर खतरनाक मशीन थी वो चाइना की कि तुम्हें वो मशीन रखनी है, इट इज लाइक मोल्ड कैसे होता है, और वो मशीन वो बराबर एक स्लैब पूरा एस्टेब्लिश करती है। फिर तुम्हें वो मशीन को निकालना है, वापस ऊपर लगाना है, तो वो मशीन दूसरा स्लैब बनाती है, फिर तीसरा स्लैब बनाती है। तो उस केस में शायद से हमने वो मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त वो मशीन की लाइफ होती है कि कितने स्लैब्स वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो हमने स्लैब वाइज डेप्रिसिएशन शायद से लगाया था, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। ऐसा ही कुछ अलग था वो मशीन का, बट इंटरेस्टिंग मशीन थी। हाँ मैंने देखी थी वो मशीन, क्योंकि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और मुझे क्लाइंट अगर बोल रहा है कि ये मशीन ऐसी ही है वगैरह, तो उस पर रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये देखो वो मशीन का कॉस्ट बहुत हैवी था। अगर मैं गलत मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लेती हूँ तो P&L को गलत डेबिट जा सकता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि सच में वो बोल रहे हैं कि वो वैसी है क्या, तो उसके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, उसके बारे में हम गूगल पे रीड करते हैं कि सच में ऐसी मशीन है क्या, क्या ये डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना जस्टिफाइबल है क्या। ये ऊपर का तो एग्जाम्पल है, लिख लो, इधर से लिखो फिर। क्या? हाँ इसलिए तो डेप्रिसिएबल अमाउंट लिया है, देख। हाँ डन। इसका इलस्ट्रेशन 4 हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ये, 2 मिनट में हो जाएगा ये सम। पढ़ो। रुक रुक, तू मत पढ़, मैं पढ़ती हूँ। A machine was purchased for rupees 30 lakhs, having an estimated total work
working of 24,000 hours. The scrap value is expected to be 2 lakhs and the anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. ईयर नंबर 1 to 3 में each year 3000 hours यूज होंगे. ईयर 4 to 6 के लिए each year 2600 hours यूज होंगे एंड ईयर 7 to 10 में 1800 hours यूज होंगे पर ईयर. आपको बताया है कि डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर रेट मेथड. ये मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ईच ईयर का. नहीं, कैलकुलेटर पे 2 मिनट में हो जाएगा कैलकुलेट करके. लिख 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 के रख, सारा एक साथ लिख, फिर हम चेक करते हैं. डन. ओके, चलो चेक करो अभी सब लोग. कैसे निकालोगे? 30 lakhs, लेकिन इसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब -2 lakh. सो कैन आई से मुझे 28 लाख स्प्रेड करने हैं डिवाइडेड बाय 24,000 ओवर 24,000. यस. अब इनटू ये 24,000 को मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड बाय 25,000 करके जो फिगर आया है उसे इनटू करो. नाउ वी हैव टू कीप दिस फिगर कांस्टेंट. ईयर 1 to 3 में कितना लगेगा? 3,000 इक्वल टू, सो 3,50,000 आया. ईयर 4 to 6 में क्या करो? 2,600 टाइप करो इक्वल टू 3,03,333. yes, and 7 to 10 years में 1800, that is 2,10,000. हो गया. ऐसे डेप्रिसिएशन लगेगा. चलो नेक्स्ट मेथड करना है क्या? नेक्स्ट मेथड कैसा सन्नाटा छा गया एकदम, एक इंसान बोलने के लिए तैयार नहीं है. यस, चलो. सो अभी प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये एग्जैक्टली मशीन आर मेथड का रेप्लिका है. इस केस में सिर्फ एक सिंपल चीज चेंज होती है, विच इज कि यहाँ पे आर्स की जगह पे तुम कितने यूनिट्स बना सकते हो वो लाइफ आएगी. जैसे कैमरा के केस में हम लाइफ कितने में निकालेंगे? प्रोडक्ट्स में, मतलब कितने क्लिक्स, कितना आउटपुट निकलता है उस पे. सो कभी कभी तुम कोई मशीन्स की यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, आवर्स में भी नहीं कर सकते हो, बट हमें एग्जैक्टली पता है कि दिस मशीन कैन प्रोड्यूस टोटल हाउ मेनी यूनिट्स. दैट द कैमरा कैन प्रोड्यूस 10 कॉपीज. आफ्टर प्रिंटिंग दोस 10 कॉपीज कैमरा बंद हो जाएगा. सो इस मेथड में इट इज वेरी सिंपल. योर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या होगा? सो माई डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर विल बी इक्वल टू, मैं डेप्रिसिएबल अमाउंट लूंगी, ये मुझे अमाउंट डिवाइड करनी है ओवर टोटल यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड. और उसके बाद मतलब आएगा कि हर यूनिट प्रोड्यूस करने का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा. फिर जो साल का आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उस साल में आपने कितने यूनिट्स बनाए, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो आपको उस साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. आर वी क्लियर? यहाँ पे आर्स की जगह पे सिर्फ मैंने यूनिट्स को रिप्लेस किया है. क्लियर? सो दिस इज, हाँ लिखो ना, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड.
नहीं डिप्लीशन कल कर, अरे डिप्लीशन इसका ही भाई है, कुछ नहीं है, एग्जैक्ट यही मेथड है वो। बट अकाउंट्स वगैरह ड्रॉ करना पड़े, उसका इलस्ट्रेशन थोड़ा अकाउंट ड्रॉ करने जैसा है। जाने तो ये कर देंगे, फिर उसके बाद स्टॉप कर देंगे। अरे हाँ, कल BCR है, सो हम 415 to 615 लेंगे फिर। ठीक है, मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊंगी, तुम लोग बहुत चर्चा करते हो, ये लिखो पहले। सबका ये लिख के हो गया, और ये मेथड भी समझिए सबको। यस, अब चलो इसका इलस्ट्रेशन करते हैं। हाँ लिखो। हाँ सुना मैंने। चलो अभी इसका इलस्ट्रेशन देखो। मशीन परचेज की है 20 lakhs में, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। ये मशीन से एक्सपेक्टेड है कि ये 1.5 lakhs यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे लाइफ कोई गारंटी से नहीं बता पाता है, वो हम एस्टिमेट करते हैं, वैसे यूनिट्स भी कितना बना सकता है टोटल में, वो हमने एस्टिमेट किया है। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है? ईयर 1 to 3 में आप 20,000 यूनिट्स बनाओगे पर ईयर, 4 to 7 में 15,000 यूनिट्स पर ईयर, एंड 8 to 10 में 10,000 यूनिट्स पर ईयर। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बुक में लिख दो, वहां पे बाजू में करो कैलकुलेट, कितना आएगा बताओ। करने दे, सबको करने दे, टेक 1 minute, फिर डिस्कस करते हैं। यस, ओके, सो कितना आएगा? 20 लाख से, लेकिन मेरा खर्चा पूरा 20 नहीं है, -2 लाख, सो 18 lakhs डिवाइडेड बाय 1,50,000 यूनिट्स इंटू 20,000 इक्वल टू 2,40,000, फिर 15,000 इक्वल टू, सो 1,80,000, एंड 10,000 इक्वल टू 1,20,000। करेक्ट है? नहीं सॉरी सॉरी, वापस बताओ क्या। 45 क्यों? टोटल यूनिट्स 1.5 लाख है ना, टोटल यूनिट्स है ना, सबको समझा है ये? यस, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब कैलकुलेशन का एक लास्ट मेथड बचा है, विच इज डिप्लीशन मेथड, विच इज एग्जैक्टली लाइक प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सिर्फ थोड़ा चेंज है, वो मैं बता दूंगी। कल हम इलस्ट्रेशन 6 करेंगे, और फिर हम अकाउंटिंग करने का एक ही तरीका सीखे। अभी कल हम अकाउंटिंग करने का दूसरा मेथड सीखेंगे, और उस पर थोड़े से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे, बाय बाय।